जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक्स से एडवांस लेवल तक। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे जिसके थ्रू हम ये पता कर पाएंगे कि किसी भी कैटेगरी में एक सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड आप कैसे निकाल सकते हैं, एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो कैसे उस स्कीम के कई सारे म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें आपस में और एक अच्छा म्यूचुअल फंड अपने लिए चुनें। तो आइए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है कि उस फंड का मैनेजर कौन है। जी हाँ, तो कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा कि उसका फंड मैनेजर है। तो इसलिए फंड मैनेजर के बारे में ज़रूर देखिए। अब फंड मैनेजर के बारे में क्या क्या देखना है ये आइए पता करते हैं। पहली चीज़, उस फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या स्टडीज़ उसने की हैं। उसके अलावा उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है, उसने किस किस कंपनीज़ के साथ काम किया है, कितने साल का उसे अनुभव है पोर्टफोलियो को मैनेज करने का, शेयर मार्केट का उसे कितने साल का अनुभव है। ये चीज़ें आपको आसानी से गूगल पर सर्च करने पर मिल सकती हैं, तो ये जानने की ज़रूर कोशिश कीजिए। और अब जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव कर रहे हैं तो आप तो क्या करते हैं कि पिछले 10 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं या 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं या 5 साल का। तो जितने भी समय का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें उससे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि क्या पिछले कुछ सालों में उसका फंड मैनेजर चेंज तो नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आपने 10 साल का परफॉर्मेंस देख लिया और आप कन्विंस हो गए कि हाँ ये फंड तो बहुत अच्छा है और मैं इसमें निवेश करूँगा, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि 2 साल पहले उसका फंड मैनेजर चेंज हुआ है, तो फंड मैनेजर का चेंज हो जाना मतलब पूरा सब कुछ चेंज हो जाना उस स्कीम का। तो इसके लिए अब हमको ये भी देखना होगा कि जो नया फंड मैनेजर आया है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। इसलिए फंड मैनेजर पे बहुत ज़्यादा हमको फोकस करना होता है जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करते हैं। अब उसके अलावा जो सेकेंड चीज़ हमको देखनी है वो है उस स्कीम का, उस फंड का एक्सपेंस रेशो। क्या होता है जब भी आप कोई फंड खरीदते हैं तो बीच में जो खर्चा, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि जो खर्चा म्यूचुअल फंड आप पे चार्ज करता है वो है एक्सपेंस रेशो। तो ये एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा उतना अच्छा। अगर किसी स्कीम का 2% है और दूसरी स्कीम का 1% है और बाकी सारे दूसरे पैरामीटर्स पर दोनों स्कीम आपको सेम लग रही है तो कम एक्सपेंस रेशो वाली म्यूचुअल फंड स्कीम बेहतर है। उसके अलावा एक चीज़ AUM भी आपको देखना है, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब वो फंड, वो स्कीम टोटल कितना पैसा मैनेज करती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये मिसकंसेप्शन है कि हमेशा बहुत ज़्यादा AUM ही हमको देखना है। अगर बहुत ज़्यादा AUM है तो अच्छा है। देखिए, ज़्यादा AUM होना अच्छी बात है लेकिन हमेशा नहीं। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसका AUM अगर ज़्यादा है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा है, लेट से 12,000 करोड़ है या 15,000 करोड़ है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर किसी स्मॉल कैप फंड का AUM इतना ज़्यादा है, 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा, 8,000 करोड़ या 10,000 करोड़ है, तो ये एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्मॉल कैप फंड होते हैं वो स्मॉल कैप शेयर में या छोटे शेयर्स में अपना निवेश करते हैं। अब क्या होता है कि छोटे शेयर की जो टोटल साइज बहुत कम होती है, तो अगर आपका फंड मैनेजर किसी एक कंपनी में निवेश करना चाहता है जिसका टोटल मार्केट कैप 2,000 करोड़ है और पब्लिक के लिए मान लीजिए 25% शेयर मार्केट में अवेलेबल है, मतलब सिर्फ 500 करोड़ के शेयर ही पब्लिक खरीद सकती है, ऐसा हम उदाहरण लेके चल रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपके शेयर, आपके फंड मैनेजर को उस शेयर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो भी वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में उस शेयर को नहीं खरीद पाएगा क्योंकि अवेलेबिलिटी ही नहीं है। और आपका फंड तो 8,000 या 10,000 करोड़ का है, तो उसका एक बहुत छोटा पोर्शन ही कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी वो फंड मैनेजर उसमें लगा पाएगा। तो इसलिए अगर स्पेसिफिकली स्मॉल कैप की बात करें तो बहुत ज़्यादा AUM अच्छा नहीं है और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम होने से क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि पब्लिक को उस फंड मैनेजर में या उस स्कीम में उतना विश्वास नहीं है। तो अगर एक मोटे तौर पर हम बात करें तो 2,000 करोड़ से ऊपर
या 5,000 करोड़ से नीचे का ये स्लॉट आप देख सकते हैं स्मॉल कैप, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप फंड के लिए। वहीं अगर आप मिड कैप की बात आती है तो आप 5,000 से 7 या 8,000 करोड़ तक का AUM भी ठीक है। और अगर लार्ज कैप की बात करें तो एक बहुत बड़ा AUM हो तो भी कोई उतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमने जाना AUM के बारे में कि ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप में स्पेसिफिकली। या अब अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पता करनी है कि उस फंड की स्ट्रेटजी क्या है। बेसिकली अगर इस वीडियो में हम 2 स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। तो शेयर मार्केट में जब आप निवेश करते हैं तो मोटे तौर पर 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जाता है, एक है वैल्यू स्ट्रेटजी और एक है ग्रोथ स्ट्रेटजी। अब इन वैल्यू और ग्रोथ स्ट्रेटजीज का जो कंपैरिजन है या जो इनकी डिटेल्स है ये एक ऑल टुगेदर दूसरा टॉपिक है, एक नया टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके लिए शायद हमको एक बड़ा सेपरेट वीडियो बनाना पड़े। लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में यहाँ समझाता हूँ कि वैल्यू स्ट्रेटजी फंड क्या करते हैं कि इस वक्त मार्केट में ऐसी कंपनीज को ढूंढते हैं जिनके शेयर का भाव अभी किसी टेम्पररी कारण की वजह से या टेम्पररी सेंटीमेंट की वजह से सस्ता चल रहा है और लेकिन उसका फ्यूचर ग्रोथ होने की संभावना है। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम 2019 की बात करें तो पिछले साल या इवन पिछले 3 से 4 सालों से फार्मा सेक्टर बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो क्या होता है कि इस नेगेटिविटी की वजह से ये शेयर कई बार बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पर अवेलेबल होते हैं। मतलब जितनी उनकी एक्चुअल फेयर वैल्यू होना चाहिए उससे भी वो बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे वैल्यू फंड्स उन कंपनीज में अपना ज़्यादातर पैसा लगाते हैं। उसी तरीके से ऑटो सेक्टर जैसे कि अभी डाउन चल रहा है, लेकिन एक फ्यूचर ग्रोथ को तो हम सोच ही सकते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री खत्म तो होने वाली है नहीं, आगे और हो सकता है भविष्य में ग्रो ही करेगी। लेकिन इन टेम्पररी नेगेटिविटी की वजह से उनके शेयर भी अभी काफ़ी सस्ते दामों पर चल रहे हैं। तो वैल्यू फंड क्या करेगा, ऐसे शेयर्स में अपना पैसा लगाएगा। अब इनका क्या फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि डाउन साइड यहाँ पर लिमिटेड हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही कम सस्ते प्राइस पर चल रहा है, तो उसका और ड्रास्टिकली नीचे गिरना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो ये बात हुई वैल्यू फंड की। वहीं अगर हम ग्रोथ की बात करें या ग्रोथ फंड स्ट्रेटजी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें अभी रनिंग में हैं उन पर पैसा लगाया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या, जहाँ पर वैल्यूएशन स्ट्रेटजी में हमको डाउन साइड प्रोटेक्शन था लेकिन क्विक रिटर्न मिलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एकदम कल तो ऑटो सेक्टर उठ जाएगा नहीं या कल तो फार्मा सेक्टर एक दिन में तो उठेगा, ऐसा तो है नहीं। तो जल्दी से तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है और डाउन साइड प्रोटेक्शन है, डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है। वहीं ग्रोथ में क्या होता है, जो चीज़ ऑलरेडी रनिंग में है वो तो महंगी मिलेगी, महंगी मिलने की वजह से हो सकता है कि रिस्क इन्वॉल्व हो उसमें, मतलब नीचे जो डाउन साइड रिस्क है उसमें ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्विक गेन्स भी उसमें जल्दी मिल सकते हैं। जैसे हो सकता है अगले 1 महीने में ही आपको गेन मिल जाए क्योंकि वो चीज़ तो रनिंग में है। आपने कोई 100 रुपये का शेयर भागते भागते 250 या 300 का हो गया, वहाँ पर आपके फंड ने उसको खरीदा और वो 350 400 का हो गया, आपको तुरंत प्रॉफिट मिल गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस रेस में जो महंगी चीज़ खरीदने वाला जो निवेशक होता है वो धीरे धीरे समझ जाता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो वहाँ से उसके गिरने की संभावना भी उतनी ही होती है। इसलिए ग्रोथ के भी अपने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं और वैल्यू स्ट्रेटजी के भी कुछ अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट की अगर बात करें तो मैं वैल्यू स्ट्रेटजी को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ क्योंकि मेरा गोल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, तो वो लंबे समय में मुझे कम रिस्क के साथ अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो ये हुई स्ट्रेटजी की बात। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है ग्लोबल डाइवर्सिटी। तो आइए अब बात करते हैं ग्लोबल डाइवर्सिटी की। ग्लोबल डाइवर्सिटी का मतलब आपको ये जानने की कोशिश करना है कि क्या आपके फंड ने आपका पूरा पैसा भारतीय शेयर बाज़ार में ही निवेश कर रखा है या फिर उसने ऐसा किया है कि 70% भारतीय बाज़ार में या 80% भारतीय बाज़ार में और 20% यूएस मार्केट में या किसी दूसरे इंटरनेशनल बाज़ार में निवेश किया है। ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, जब आप ग्लोबल डाइवर्सिटी लाते हैं अपने पोर्टफोलियो में या अपने इन्वेस्टमेंट में, तो
रिस्क एडजस्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि आपकी कंट्री में अगर कोई टेम्पररी प्रॉब्लम चल रही है या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम या कोई और तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर आपने पूरा निवेश एक ही कंट्री में कर रखा है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो को वो इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने डाइवर्सिफाई किया है, कुछ हिस्सा आपने इंडिया में लगाया है, कुछ हिस्सा आपने यूएस में लगाया है या किसी और इकोनॉमी में लगाया है, तो यहाँ पर आपकी रिस्क भी एडजस्ट हो गई और वहीं पर रिटर्न भी एडजस्ट हो सकते हैं। कैसे कि अगर यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है या इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, तो दोनों में अगर कोई एक भी बहुत अच्छा कर रहा है तो वहाँ पर आपका रिस्क और रिटर्न एडजस्ट हो जाता है। तो डाइवर्सिटी होना एक अच्छी बात है। अब ये ग्लोबल डाइवर्सिटी आप दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। पहली चीज़, आप दो अलग अलग फ़ंड खरीद लीजिए। एक फ़ंड इंडियन मार्केट के लिए, जहाँ पर आप पूरा पैसा उस फंड में जो कि इंडियन शेयर बाज़ार में निवेश कर रहा है वहाँ पर लगाएंगे, और एक दूसरा फंड ले लीजिए ग्लोबल डाइवर्सिटी के लिए जो कि पूरा पैसा किसी दूसरे देश की इकोनॉमी में लगा रहा है। या फिर आप ऐसे फंड का भी चुनाव कर सकते हैं जो खुद ही आपका थोड़ा पैसा आपके लिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहा है और कुछ पैसा दूसरी यूएस या किसी और अच्छी इकोनॉमी में लगा रहा है। तो ये हुई ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात। उसके अलावा कुछ रेशोज़ हैं जैसे अल्फ़ा रेशो, बीटा रेशो, शार्प रेशो। ये रेशोज़ आपको क्या बताते हैं कि आपके फंड ने कैटेगरी के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न आपको दिया है। इसके अलावा कुछ रेशो आपको ये भी बताते हैं कि अगर आपके फंड ने रिस्क ली है तो उसके बदले में उसका रिवॉर्ड आपको कितना दिया है। मतलब अगर रिस्क ली है तो उसके बदले कुछ दिया है या जस्ट उस रिस्क की वजह से आपको घाटा हुआ है। ये भी आप इन रेशो के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो हमेशा इन रेशो पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अब ये रेशोज़ आपको इजीली जैसे कि मनी कंट्रोल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, कोई भी म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर आपको इजीली इन रेशोज़ की डेफिनेशन प्लस इनकी वैल्यू का क्या मतलब है और क्या वैल्यू है उस समय उस फंड की, ये आपको इजीली मिल जाएगी। तो इन पर भी एक नज़र ज़रूर रखिए। उसके अलावा एक चीज़ जो आप देख सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट लोड ये भी आपको देखना चाहिए। एग्जिट लोड क्या होता है? देखिए, जब आप ज़्यादातर स्कीम्स क्या करती है कि अगर आप एक साल के अंदर उनमें से अपना पैसा निकाल रहे हैं तो आपको कुछ एग्जिट लोड चार्ज करती है। मतलब कि अगर आपने आज पैसा लगाया और एक साल के अंदर ही निकाल लिया, तो वो ज़्यादातर स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूँ, सारी की नहीं, कि वो 1% चार्ज आपको करती है। कैसे कि उस समय जो आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चल रही होगी, निकालते समय वो 1% उसमें से कट कर लेगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में तो एक लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपका एक लंबा होराइजन आप लेके चल रहे हैं तो एग्जिट लोड मेरे ख्याल से किसी भी स्कीम में अगर आप 5-7 साल बाद अपना पैसा निकाल रहे हैं तो एग्जिट लोड नहीं लगना चाहिए। उसके अलावा ज़्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स समय समय पर एक फैक्ट शीट आपको देती है या मार्केट में सार्वजनिक करती है कि उस फैक्ट शीट में क्या क्या होता है। सबसे पहली बात कि क्या आपके फंड ने अपनी किसी बेसिक स्ट्रेटजी में चेंज किया है इस महीने या इस क्वार्टर में। इसके अलावा क्या कोई फंड मैनेजर चेंज हुआ है, क्या मैनेजमेंट में कोई चेंज हुआ है। कई सारी स्कीम्स तो ये भी बताती हैं कि उन्होंने कोई सा नया फंड इस महीने क्यों ऐड किया, क्या उनकी सोच रही, और कोई फंड अगर या कोई शेयर अगर बेचा है तो क्यों बेचा। अब फैक्ट शीट रेगुलरली पढ़ने के दो फ़ायदे हैं। एक तो आप अपना इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है रेगुलर ट्रैक करना। उसके अलावा जैसे जैसे आप इन फैक्ट शीट को पढ़ते जाएंगे डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए एक महीने में एक आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो फैक्ट शीट पढ़ना शायद कुछ देर का आपका समय लगेगा, लेकिन आपको मार्केट में अपडेट मिलती रहेगी, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा और आपके इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने में भी सहायता मिलेगी। तो आइए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये कि ये चेक कीजिए कि आपका फंड जो स्ट्रेटजी उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन की है उनको सच में फॉलो कर रहा है या नहीं। अब ये कैसे पता करें, ये थोड़ा मुश्किल है पता करना, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक आइडिया, एक रफ आइडिया तो मिल ही जाएगा कि सच में वो स्ट्रेटजी फॉलो हो भी रही है या नहीं।
तो जैसा अगेन हम वैल्यू स्ट्रेटजी और ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात करें, तो अगर हम वैल्यू स्ट्रेटजी को लें तो एक टर्म होती है टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो आपको ये बताता है कि आपका फंड, जो पोर्टफोलियो जो आपके फंड ने बनाया है, मतलब जो शेयर्स आपके लिए खरीदे हैं, उनमें कितनी जल्दी बदलाव करता है। अब देखिए, जैसा कि हमने जाना था कि वैल्यू स्ट्रेटजी में तो शेयर्स को खरीद के एक लंबे समय तक होल्ड करके रखना पड़ता है, तभी आपको रिटर्न मिलता है। और टर्नओवर रेशो यही हमको बताता है कि कितने शेयर्स को, कितने प्रतिशत पोर्टफोलियो के शेयर्स को चेंज किया गया। तो अब मान लीजिए आपका वैल्यू फंड है और वो हर 3-4 महीने में 30-40% पोर्टफोलियो को बदल के रख देता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? देखिए, इससे हमें ये समझ में आता है कि ये लंबे समय के लिए निवेश नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये फंड आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए फटाफट अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर रहा है और ऐसे स्टॉक्स को खरीद बेच रहा है जो कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दें, ताकि शायद उस अच्छे शॉर्ट टर्म के अच्छे परफॉर्मेंस को देख के और भी नए कस्टमर्स जुड़े और आपको भी अच्छा लगे। पर ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका वैल्यू फंड है तो उसका टर्नओवर रेशो जितना कम हो उतना अच्छा। देखिए, कभी कभी तो हो सकता है कोई ड्रास्टिक चेंज आया इकोनॉमी में, तो वो हो सकता है अपने पूरे पोर्टफोलियो को बदल के रख दे, ये हो सकता है। लेकिन ये चीज़ रेगुलर नहीं होना चाहिए। मतलब आप साल में हर महीने देख रहे हैं और पता चले बार बार उसका टर्नओवर रेशो बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ये एक अलार्मिंग साइन हो सकता है वैल्यू फंड के लिए। लेकिन अगर हम ग्रोथ फंड की बात करें तो ज़्यादा टर्नओवर रेशो भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि ग्रोथ फंड की स्ट्रेटजी ही वो है कि जो अभी मार्केट में चल रहा है उसमें पैसा लगाया जाए और शॉर्ट टर्म में गेन करके दूसरे शेयर्स खरीदे जाएँ। तो ग्रोथ फंड के लिए तो टर्नओवर रेशो ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरा जो आपको चेक करना है वो ये कि आपके फंड का पी रेशो कितना है। अब देखिए, अगेन हम फिर से वैल्यू और ग्रोथ स्ट्रेटजी को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने जाना कि वैल्यू स्ट्रेटजी में जो शेयर अपनी फेयर वैल्यू से सस्ते चल रहे होते हैं उनको खरीदा जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में पी रेशो, जो एवरेज पी रेशो है आपके पोर्टफोलियो का, वो कम होना चाहिए। और वहीं अगर ग्रोथ की फंड की बात करें तो वो ज़्यादा भी हो सकता है पी रेशो। लेकिन जितना ज़्यादा पी रेशो होएगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके फंड के लिए शेयर्स को कितने महंगा खरीदा जा रहा है, कितना महंगा खरीदा जा रहा है, या कितना रिस्क आपके पैसे से लिया जा रहा है। तो अगर किसी फंड का पी रेशो 13 है या 15 है, या और दूसरे फंड का पी रेशो 35 या 40 है, तो इससे ये पता चलता है कि जो 40 या 35 या 40 पी रेशो वाला फंड है उसने महंगे शेयर्स को खरीदा है और 13 या 14 पी वाले ने सस्ते शेयर्स को खरीदा है। लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अगर दो फंड को आप कंपेयर कर रहे हैं और एक का पी रेशो सपोज 13 है और दूसरे का 16 है, तो 16 वाला बुरा हो गया, 13 वाला अच्छा, ऐसा नहीं है। बट ये लोअर साइड हो तो ज़्यादा अच्छा, उससे आपको ये पता चलता है कि कितने रिस्क में आपके पैसे को बेसिकली लगाया जा रहा है। लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें तो पी रेशो ज़्यादा भी हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके टोटल पोर्टफोलियो का पी रेशो ग्रोथ फंड के लिए 55-60 है, तो मुझे लगता है ये भी एक अलार्मिंग साइन है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रिस्क वहाँ पर शायद लिया जा रहा है। 35-40 के आसपास अगर पी है तो मेरे ख्याल से वो अच्छा है। उसके अलावा एक चीज़ हम ध्यान दे सकते हैं कि अगर आप किसी कंपनी के किसी एक फ़ंड को ख़रीद रहे हैं, तो ये देखिए कि टोटल उस कंपनी ने कितने फ़ंड्स को लॉन्च किया है। लेट्स से उसने अगर 10 फंड को लॉन्च किया है और 9 फंड उसमें से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एकमात्र जो आपने फ़ंड लिया है बस वही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप अगर इस तरह से इसे देखें कि 90% मामलों में वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाई या फेल हो गई परफॉर्म करने में, और सिर्फ 10% ही वो पास हो पाई, तो ये इस बात की फिर क्या गारंटी है कि कल भी वो आपको उतने अच्छे ही रिटर्न देते जाएगा। तो इसलिए अगर उस कंपनी के ज़्यादातर फंड या स्कीम्स डाउन साइड जा रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक अलार्मिंग सिग्नल हो सकता है। अगली चीज़ जो हम देखेंगे वो ये कि आपके फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया या जो रिटर्न दिया, उसको आप
उस फंड के बेंचमार्क के टीआरआई से कंपेयर करेंगे। आइए डीप में जानने की कोशिश करते हैं कि लेट से आपका फंड निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, तो आप क्या करेंगे, निफ्टी 50 से आप सिंपल उसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में पिछले 10 सालों में लेट से 10% रिटर्न दिया और आपके फंड ने 12% रिटर्न दिया, तो आपका फंड अच्छा हो गया। सिर्फ यहाँ पर बात नहीं रुकती, आपको सिर्फ निफ्टी का रिटर्न नहीं देखना, आपको निफ्टी का टीआरआई देखना है। अब टीआरआई क्या होता है, टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब ये 10 साल में निफ्टी के जो शेयर्स हैं उन्होंने तो 10% का रिटर्न दिया, लेकिन बीच बीच में उन्होंने डिविडेंड भी दिया होगा, और वो डिविडेंड को अगर आप री इन्वेस्ट करते जाते तो एक अलग ग्राफ बनता निफ्टी का, जो कि निश्चित ही इस निफ्टी 50 के पिछले 10 सालों के ग्राफ से तो ज़्यादा ही अच्छा होता। तो उससे आपको कंपेयर करना है आपके फंड के परफॉर्मेंस को, मतलब पहले आपके फंड का बेंचमार्क निकालिए, उसका टीआरआई निकाल लिए। अगर निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 टीआरआई को निकाल लीजिए और उसके रिटर्न से कंपेयर कीजिए आपके फंड के रिटर्न को, तो आपको सही पिक्चर पता चलेगी कि सच में आपका फंड कितना अच्छा है या कितना बुरा है। उसके अलावा एक लास्ट चीज़ जो मैंने पिछले दिनों कुछ किसी आर्टिकल में पढ़ी थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो ये कि कुछ फंड्स होते हैं जिनके खुद के एम्प्लॉयज़, जिनके खुद के फंड मैनेजर भी अपनी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। इससे ये पता चलता है कि उस फंड मैनेजर को या उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अपने फंड पे कितना भरोसा है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर उस फंड मैनेजर ने अपने फंड में इन्वेस्ट किया है तो ही वो अच्छा है। देखिए, जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो हर किसी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। मान लीजिए कि आप लार्ज कैप फंड खरीद रहे हैं क्योंकि आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी शायद उतनी अच्छी ना हो कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकें, इसलिए आप लार्ज कैप फंड शायद खरीद रहे हो। लेकिन हो सकता है उस फंड मैनेजर की वेल्थ बहुत ज़्यादा हो, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपसे कहीं गुना ज़्यादा हो, इसलिए वो कम रिस्क वाले सेगमेंट में इन्वेस्ट शायद करना ना चाहता हो। लेकिन इन सब के बावजूद अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ। और आज के वीडियो को अगर हम समराइज़ करें तो हमने एक लिस्ट बनाई, एक चेकलिस्ट बनाई, जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आप एक अच्छा फंड कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से बार बार देखिए। जब भी आप किसी नए फंड को खरीद रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर चेक कीजिए, ताकि आप पूरी चेकलिस्ट को देख सकें कि सारी चीज़ें आपने चेक की है या नहीं। और इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या किसी टॉपिक में आप और डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपने अगर वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।